क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में क्यों नहीं बनी? क्या उत्तराखंड को राजधानी के नाम पर 25 साल से धोखा दिया जा रहा है? इन 25 साल में ऐसा क्या बदल गया है कि आज विधानसभा तक के भीतर बुलंद आवाज में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में नहीं बनने देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजधानी की राजनीति की आड़ में भूमाफियाओं का खेल चल रहा है? आखिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि राजधानी देहरादून से हटे? वैसे उत्तराखंड की राजधानी है कहाँ और क्या है गैरसैंण की राजनीति और भविष्य में उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में बनने की कितनी संभावनाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और आज के पॉलिटिकल हुल्लड़ में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उस खेल को जिसकी वजह से 25 साल बाद भी उत्तराखंड की पहाड़ी राजधानी सिर्फ राजनीति का हथियार बनकर रह गई है। राजधानी की राजनीति के इस मुद्दे पर सबसे पहले आप यहाँ के कुछ नेताओं की कृषि भूमि से जुड़े आंकड़े देखिए। स्क्रीन में दिखने वाला यह आंकड़ा 2007 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति जैसे जमीन, मकान और इमारतों की कीमत है। इसी वेबसाइट में आप 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी घोषित संपत्ति का आंकड़ा देख सकते हैं। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी पत्नी ने 2007 से 2024 के बीच 4 करोड़ से ज्यादा की जमीन, मकान और इमारतें अपनी कमाई में जोड़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां हम पहाड़ की राजधानी की बात कर रहे थे और कहां पूर्व मुख्यमंत्री की हाड़-तोड़ मेहनत से कमाई जमीन जायदाद पर नजर टिकाने लगे हैं। आप वीडियो आखिर तक देखिए, क्या पता नेताओं की जोड़ी हुई संपत्ति और राजधानी के मुद्दे के तार आपको भी जुड़े हुए नजर आए। वैसे इस तार के जोड़ को और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए जरा हम कांग्रेस के एक बड़े नेता की संपत्ति से जुड़े आंकड़े भी देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2007 में 37 लाख की कृषि भूमि के मालिक हरक सिंह रावत दंपत्ति 2017 तक 1 करोड़ से ज्यादा की कृषि भूमि कमा लेते हैं। इससे पहले कि आप 10 साल में 1 करोड़ की कृषि भूमि जोड़ने का हिसाब लगाने बैठे, हम आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं जिससे आपको आगे का वीडियो समझने में थोड़ा और आसानी होगी। हम इसे समझाने के लिए आपको यूकेडी के एक बड़े नेता दिवाकर भट्ट की संपत्ति के आंकड़े भी दिखाते हैं। 2007 में उनके एफिडेविट में दर्ज 2 लाख की कृषि भूमि है, जो 2022 के चुनाव में 5 लाख नजर आती है। तीन अलग अलग पार्टियों के तीन बड़े नेताओं की बढ़ी हुई संपत्ति से अब आप इसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि किस पार्टी के नेताओं की कितनी आय बढ़ी है। बड़ी आय का यह भार कैसे राजधानी के मुद्दे को प्रभावित करता है, उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल लौटते हैं उत्तराखंड की राजनीति के मकड़जाल में उलझे उस धागे की ओर जिसका नाम है राजधानी का मुद्दा। वैसे इसे राजधानी के मुद्दे से ज्यादा राजधानी के नाम पर जनता से धोखा भी कहा जा सकता है। एक ऐसा धोखा जिसे षड्यंत्र भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस षड्यंत्र को रचने में न कांग्रेस भाजपा की जोड़ी पीछे रही है और न यूकेडी के नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा। क्योंकि हमारे दर्शकों में एक बड़ी संख्या 24 साल से कम उम्र के युवाओं की है, इसलिए हम पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में गैरसैंण कहां से आया। इसके लिए करीब 125 साल पहले यानी 1897 के बरस जाना होगा। ये वही बरस है जब पहली बार एक अलग पर्वतीय प्रांत की आवाज उठी। अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जानते होंगे कि 1897 से 1947 के बीच कुमाऊं की अपनी अलग पहचान को लेकर अंग्रेजों के साथ लगातार बातचीत की गई थी। आजादी के बाद भी एक लंबा समय रहा जब हमारे लोग लगातार पृथक राज्य की मांग कर रहे थे। 1968 में उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया पर्वतीय विकास मंत्रालय इसी मांग को कमजोर करने का परिणाम था। इसकी मदद के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया। इनकी असफलता के बाद 1971 में पर्वतीय विकास निगम भी बना। निगम जल्द ही अधिकारियों के लिए सैर सपाटे का जरिया भर बन गया। इसके पैरेलल में हमेशा पृथक राज्य की मांग लगातार चलती रही। यह अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि आखिर इतने समय से पृथक राज्य की मांग के बावजूद हमें पृथक राज्य क्यों नहीं मिला। इस पर किसी अन्य वीडियो में एक लंबी बातचीत करेंगे। फिलहाल मुद्दे पर लौटते हैं। तो आजादी के करीब 4 दशक तक लगातार चली पृथक राज्य की मांग मजबूत हो चुकी थी और 1992 के साल गैरसैंण शब्द भी इसमें जुड़ गया। 15 जनवरी 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। गैरसैंण कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का क्षेत्र है जो आज के समय चमोली जिले में है। इसमें सलियाना, ग्वाड़, गैरसैंण, धारगढ़, रिखोली, सोनियाण, गांवली और सिलंगी ग्राम पंचायतें शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इन 8 गांवों की आबादी 4388 है। इनमें से बड़ा गांव गैर है जहां 474 परिवारों की 2012 आबादी है। सबसे कम 37 परिवार धारगढ़ में रहते हैं। यहां आपको कौशिक कमेटी के बारे में जरूर जानना चाहिए,
क्योंकि उत्तराखंड राज्य की राजधानी का यह मुद्दा बिना कौशिक कमेटी की चर्चा के अधूरा है। 4 जनवरी 1994 को मुलायम सिंह यादव ने अपने नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था। उत्तराखंड विकास विभाग के सचिव आर.एस. टोलिया को इस समिति का संयोजक बनाया गया। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार को पर्वतीय राज्य की परिकल्पना से बाहर रखते हुए कौशिक समिति ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। आपको यहाँ ये जानना चाहिए कि साल 2000 में जिस उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक के जरिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उस विधेयक में राजधानी के सवाल पर चर्चा ही नहीं की गई। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि राज्य बनने के 25 साल बाद भी अगर आप सरकार से पूछेंगे कि हमारे राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आपको जवाब मिलेगा कि हमारी कोई राजधानी नहीं है। खैर, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर जनता को दीक्षित आयोग नाम का एक धोखा दिया था। वही दीक्षित आयोग जो गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी योग्य नहीं मानता है। क्या कोई यकीन करेगा कि 7 साल जनता के पैसों की मौज उड़ाने के बाद आई दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में ये कोशिश ज्यादा दिखती है कि राजधानी देहरादून बनी रहे। पूरी रपट गैरसैंण विरोधी नजर आती है। जैसे दीक्षित आयोग अपनी रपट में चौखुटिया और भिकियासैंण को चमोली में बताता है, जबकि ये दोनों अल्मोड़ा जिले में है। आयोग अपनी रपट में गैरसैंण में किसी अर्जिता बंसल के अप्रकाशित शोध के आधार पर कहता है कि गैरसैंण राजधानी के प्रस्ताव में केवल 10% का जनमत है। आयोग गैरसैंण को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत ज्यादा नजदीक बताते हुए सुरक्षा की नजर से खतरनाक बताने जैसा कुतर्क करता है। गैरसैंण की दावेदारी कमजोर करने के लिए दीक्षित आयोग भौगोलिक केंद्रीयता पर जनसंख्यात्मक केंद्रीयता को थोपने की कोशिश करता दिखता है। अगर आप पूरी रपट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आयोग ने ये रपट पूर्वाग्रहों के साथ बनाई। इसके अलावा भी कांग्रेस और भाजपा ने जिस तरह बार बार इस आयोग का समय बढ़ाया, वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। आयोग की रपट पर इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जिस गैरसैंण को राजधानी के लिए अनुपयुक्त बता रहा है, उसे फ्रांस की टाउन प्लानर इमैनुएल और दिल्ली के अर्बन डिजाइनर अशोक मैरी राजधानी के लिए एकदम उपयुक्त मानते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि 25 साल से स्थायी राजधानी का खेल खेल रही भाजपा कांग्रेस को भी विपक्ष में आते ही गैरसैंण राजधानी के तौर पर उपयुक्त लगने लगती है, पर सत्ता में आते ही वही ढाक के तीन बात। अगर आप उत्तराखंड में राजधानी के मुद्दे को निष्पक्ष होकर देखेंगे तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि गैरसैंण राजधानी का मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारे लोग अपनी विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में चाहते हैं। इस तर्क को और मजबूती इससे मिलती है कि जिस यूकेडी ने पहले विधानसभा चुनाव में गैरसैंण को मुख्य मुद्दा बनाया, उसी के प्रत्याशी की इसी कर्णप्रयाग क्षेत्र में जमानत जब्त हो गई। इस तर्क को मजबूती देने के लिए 2012 से 2017 के बीच कांग्रेस का कार्यकाल बतौर उदाहरण पेश किया जाता है। 2012 में उसने गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक की। 9 जून से 12 जून 2014 तक वहां विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र टेंटू में चला। 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बनाया। इसके बावजूद 2017 का चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार गई। वैसे इस समय कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका था गैरसैंण को राजधानी घोषित कर देने का, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी मंशा भी सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की ही थी, जिसे भाजपा ने पूरा भी किया। खैर, राजधानी के मुद्दे का भाजपा कांग्रेस ने कैसा फुटबॉल बनाया है, वो किसी से छुपा नहीं है। जैसे कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी सत्ता में आने के बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी का ढोंग रचा। वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत के नैनीताल समाचार में छपी इस रिपोर्ट को पढ़कर आप समझ सकते हैं क्यों ग्रीष्मकालीन राजधानी को ढोंग कहा जा रहा है। जयसिंह रावत लिखते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करने के साथ ही वहां 15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह भी आयोजित कर दिया। उस समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वयं को गैरसैंण का भूमिधर भी घोषित कर दिया। भूमिधर होने की घोषणा करनी ही थी कि अगले दिन 16 अगस्त को भराड़ीसैंण के निकट दूधातोली की ओर हेलीपैड के पास की जमनसिंह पुत्र पद्मसिंह की देवी भंडार तोक में खसरा नंबर 43 से लेकर 49 तक की 13.5 नाली जमीन में से 6 नाली और 9 मुट्ठी जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम हो गई। जमन सिंह की शेष 6 नाली 8 मुट्ठी जमीन उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत के नाम चढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। उसी क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आदि के लिए भी जमीनें तलाशी जा रही हैं। सतपाल महाराज के लिए पहले ही रसोई गार्ड और सल्याड़ा बैंड के बीच लगभग 3 नाली जमीन खरीदी जा चुकी है। वैसे आप देखेंगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का शिगुफा महज राजनीतिक ढाल के तौर पर करते हैं। आज जिस भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र का ढकोसला दिखाया जाता है, वहां मंत्री और नेता 2 से 3 दिन ही टिक पाते हैं।
अगर सरकार सच में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी मानती, तो 6 महीनों के लिए पूरा सचिवालय वहीं से चलता। कार्यालयों के साथ ही हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परिवार समेत आवासीय व्यवस्था वहां होती। जब सरकार को अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने तक के लिए उधार लेना पड़ता हो, वो दो राजधानियों का सपना दिखाकर कब तक जनता को बेवकूफ बनाती रहेगी। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाने का मुद्दा जब भी सामने आता है, तो सत्ता में भाजपा हो या कांग्रेस, वो विषम भौगोलिक परिस्थिति और मानकों का रोना रोने लगता है। परिस्थिति, मानक, नियम सब पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनने से रोकने के लिए दिखाए जाते हैं। दूसरी ओर, जब सरकार को अवैध निर्माण वैध करने होते हैं, तो वो मानक तक बदल डालती है। देहरादून में मानकों के विपरीत बने इसके कितने ही उदाहरण हैं। सरकारों ने सिर्फ मानक और नियम ही नहीं बदले, कई मौकों पर तो कानून तक बदल डाले। राज्य का भू कानून जमीन के कारोबारियों के आड़े आया, तो जमीन को भू कानून से बाहर करने के लिए ग्रामीण इलाकों को शहरी निकायों में शामिल कर दिया। खनन वालों की कमाई बढ़ाने के लिए नदियों को 1.5 से बढ़ाकर 3 मीटर गहरे तक खोदने के लिए नया शासनादेश तक जारी कर दिया। शराब कारोबारियों को दिक्कत हुई, तो स्टेट हाईवे को शासनादेश जारी कर डिस्ट्रिक्ट रोड में तब्दील कर दिया गया। पूरे हिमालयी राज्यों की श्रृंखला में उत्तराखंड के सिवा कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो अस्थायी राजधानी से चल रहा हो या जिसकी राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में न हो। इसका कारण यह है कि देहरादून में नेता, माफिया और ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा गठजोड़ रखा है जो राजधानी देहरादून से हिलने नहीं देना चाहता। फिर दिल्ली पर देहरादून की पकड़ इतनी आसान और नजदीक कर दी गई है कि कभी दिल्ली भी नहीं चाहेगी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हटे। अब आखिर में सवाल आता है, क्या भाजपा और कांग्रेस कभी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनने देंगी? तो इसका साफ जवाब है नहीं। और अगर अगला परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है, तो ये पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। इस पर सबसे खराब बात यह है कि सोशल मीडिया और चाय के खुमचू में होने वाली पहाड़ी और मैदानी जैसी विभाजनकारी बहस अब विधानसभा के भीतर होने लगी है। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस दोनों इस बात को जान चुके हैं कि बिना पहाड़ में राजधानी के वो दोनों 25 साल सत्ता की मलाई खा सकते हैं, तो आगे भी उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। भाजपा कांग्रेस मानते हैं कि एक बड़ी संख्या उसके पास ऐसे वोटर की है जो राज्य गठन के बाद पैदा हुई है। 25 सालों में उन्होंने अपनी शिक्षा नीति और राज्य नीति को इस तरह बनाया है कि राष्ट्रीय पार्टियां मानकर चलती हैं कि नई पीढ़ी के भीतर अपने पहाड़ को लेकर कोई खास लगाव नहीं है। इसके अलावा यहाँ सबसे जरूरी बात यह भी है कि पहाड़ में राजधानी का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ में बड़ी बड़ी इमारत और सड़कों पर नीली लाल बत्ती वाली चमकती गाड़ियों जैसा कुछ हो। पहाड़ में राजधानी का मतलब है गांव के स्तर पर ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर। पहाड़ में राजधानी का मतलब है सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कभी नहीं होने देंगी।